आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो किसी कॉर्पोरेट थ्रिलर से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक विदेशी ट्रेडिंग कंपनी आती है और देखते ही देखते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना आर्थिक और क्षेत्रीय कब्जा जमा लेती है। ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? चलिए गहराई से समझते हैं। ये सवाल सच में दिमाग घुमा देने वाला है ना। एक आम जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसका इकलौता मकसद अपने शेयरधारकों के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना था, वो अचानक से लाखों लोगों की संप्रभु सरकार कैसे बन बैठी? ये ट्रांजिशन इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक है। इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे बक्सर और दीवानी अधिकारों से, फिर देखेंगे उनका प्रशासनिक विकास, साम्राज्य विस्तार की नीतियां, उनका भारी टैक्स सिस्टम और आखिर में आर्थिक शोषण और ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस साम्राज्य की आग को भड़काया, बक्सर और दीवानी अधिकार। यहाँ कॉज और इफेक्ट का कनेक्शन बिल्कुल साफ दिखता है। अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध की जीत ने सीधे तौर पर अगस्त 1765 की इलाहाबाद की संधि को जन्म दिया। और इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या था? कंपनी को मिले दीवानी अधिकार, मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने की पूरी ताकत अब सीधे इनके हाथ में थी। ये पावर पहले मुगलों के पास हुआ करती थी। अब इतनी अचानक मिली पावर और पैसे के बाद दूसरा बड़ा कदम था एक सॉलिड प्रशासनिक व्यवस्था यानी ब्यूरोक्रेसी का निर्माण। क्योंकि देखिए, इतनी विशाल संपत्ति को सिर्फ बंदूकों के दम पर तो नहीं संभाला जा सकता था। इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए था। ब्रिटिश क्राउन ने व्यवस्थित रूप से सत्ता का केंद्रीकरण किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत हुई और 1853 के चार्टर एक्ट तक आते आते एक कमर्शियल कंपनी को धीरे धीरे सरकार की एक प्रशासनिक मशीनरी में बदल दिया गया। इस पैटर्न को अगर ध्यान से देखें तो इन चार्टर एक्ट्स ने बड़े ही चालाकी से कंपनी की आज़ादी को ही खत्म कर दिया। इन कानूनी ढांचों ने यह सुनिश्चित किया कि अंतिम नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन का ही रहे। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करने वाली कंपनी नहीं रही, बल्कि पूरी तरह से सत्ता के एकाधिकार वाली एक रूलिंग बॉडी बन चुकी थी। अब इस पावर को और बढ़ाना था, तो तीसरे हिस्से में हम आते हैं साम्राज्य विस्तार की नीतियों पर, खासकर सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस पर। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाए गई ये सहायक संधि असल में डिप्लोमेसी के नाम पर एक मास्टर स्ट्रोक थी। इसके नियम सुनिए। देशी राज्यों को अब ब्रिटिश सेना का खर्चा उठाना होगा, उनके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठेगा और वो किसी और देश से अपने लेवल पर कोई बात नहीं कर सकती। यहाँ तक कि किसी अन्य यूरोपियन को नौकरी पर रखने की भी मनाही थी। एक तरह से लोकल राजाओं ने बिना लड़े ही अपनी संप्रभुता खो दी। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ कंपनी है जिसे बिना कुछ खर्च किए एक विशाल सेना और पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल मिल गया, और दूसरी तरफ हमारे देशी राज्य थे जो इस पूरे सिस्टम के बोझ तले दबकर दिवालिया हो गए और अपनी बची खुची आज़ादी भी पूरी तरह गवा बैठे। खैर, इस विशाल सेना और नए राज्यों को कंट्रोल करने के लिए पैसा तो चाहिए ही था। इसलिए चौथा पॉइंट है ब्रिटिश भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू नीतियां। नए क्षेत्रों पर कब्जा और इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन करने के लिए कंपनी को इनकम का एक लगातार स्रोत चाहिए था। इसी भूख ने ऐसी कठोर टैक्स प्रणालियों को जन्म दिया जिसने सदियों से चली आ रही पारंपरिक भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को जड़ से हिलाकर रख दिया। इस टेबल पे एक नज़र डालिए। यहाँ 3 अलग अलग सिस्टम हैं। चाहे टैक्स बंगाल में कोई जमींदार वसूल रहा हो, मद्रास में सीधे किसान से लिया जा रहा हो, या उत्तर पश्चिम में गांव के मुखिया से, ग्राउंड रियलिटी ये थी कि इन सब का असर एक जैसा था। किसानों का भयंकर शोषण हुआ, उन पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा और आम किसान पूरी तरह से दरिद्र हो गया। लेकिन कहानी सिर्फ खेती तक सीमित नहीं थी। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के 5वें हिस्से पर चलते हैं, जो है आर्थिक शोषण और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये पूरा एक्सप्लॉयटेशन का खेल कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये 3 बड़े ही स्ट्रक्चर्ड फेज में आगे बढ़ा। पहले फेज में उन्होंने भारतीय टैक्स के पैसों से ही भारतीय सामान खरीदना शुरू किया। फिर आया दूसरा फेज, जहां भारत के बाजारों को सस्ते ब्रिटिश फैक्ट्री के सामानों से पूरी तरह भर दिया गया। और आखिरी फेज था फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, जहां रेलवे और बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट किया गया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे ब्रिटेन के फायदे के हिसाब से रीस्ट्रक्चर किया जा सके। इसका असर कितना भयानक था, इसका अंदाजा लगाइए।
जो भारतीय कारीगर पूरी दुनिया में अपने बेहतरीन कपड़ों के लिए मशहूर थे, उन्हें अपनी ही जमीन पर गरीबी में ढकेल दिया गया। एक तरफ जबरदस्ती कम दाम पर उनका सामान खरीदा गया और दूसरी तरफ टैक्स फ्री ब्रिटिश सामानों की बाढ़ ला दी गई। पूरे उपमहाद्वीप का ऐसा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कि भारत, जो कभी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, वो महज विदेशी सामान का इंपोर्टर बन के रह गया। अब इन सारी नीतियों ने मिलकर एक ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति पैदा की जिसे हम अपने छठे सेक्शन में देखते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निष्कासन का सिद्धांत। इस स्थिति का सबसे सटीक विश्लेषण दादा भाई नौरोजी ने अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत में किया। हम न्यूट्रल तरीके से उनके आंकड़ों को देखें तो उन्होंने साफ दिखाया कि कैसे भारत के टोटल रेवेन्यू का करीब 1/3 हिस्सा ब्रिटिश अधिकारियों की सैलरी, पेंशन और प्रॉफिट के नाम पर सीधे ब्रिटेन भेजा जा रहा था, और इसके बदले में भारत को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला। ये एक ऐसी ड्रेन थी जो लगातार देश को खोखला कर रही थी। इतिहासकार रोमेश चंद्र दत्त ने इस थियोरी को और आगे बढ़ाया। उनका तर्क था कि ये दमनकारी टैक्स नीतियां और हमारे लोकल उद्योगों की बर्बादी ही असल में उन दर्दनाक अकालों की प्राथमिक वजह थीं, जिन्होंने 19वीं सेंचुरी में लाखों जानें ली। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं, तो विचार करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। सोचिए, क्या रेलवे और बैंकिंग जैसे ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर ने वाकई भारत को मॉडर्न बनाया, या फिर क्या वो सिर्फ औपनिवेशिक संपत्ति की निकासी को तेज करने के लिए बनाए गए टूल्स थे? ये ऐतिहासिक वास्तविकता आज भी उतनी ही सोचने पर मजबूर करती है। तो इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।